गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ के सिवेश। और हम लोग थोड़ा मॉडर्न इंडिया पर बातचीत करना चाह रहे हैं। एक अच्छे मोमेंटम के साथ कि कुछ टेक्निकल बातें हैं जो मॉडर्न इंडिया को पढ़ने में काफ़ी हेल्प करता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया को गोल्डन बर्ड बोलते थे, सोने की चिड़िया बोलते थे। और 1757 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी एक राजनीतिक शक्ति के रूप में परिवर्तित हो गई थी, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है 1757 का, बैटल ऑफ प्लासी के बाद, इसी को कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। यहाँ से कॉलोनियल फेज स्टार्ट होता है और ये 1947 तक। आरपी दत्त की किताब इंडिया टुडे में जो 3 स्टेज है कॉलोनियलिज्म का, इसका परिणाम ये था कि ये जो गोल्डन बर्ड है वो गोल्डन गायब हो गया और बर्ड में ही सीमित हो गया था। तो 1757 में इंडिया की जीडीपी, ऐसा बोलते हैं कि 25% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी था, और 1947 में ये रिड्यूस होकर के 4% हो गया। उसी तरह से टोटल डिमांड जो हैंडीक्राफ्ट का था पूरे वर्ल्ड में, 50% अकेले इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करता था, और 1947 में ये रिड्यूस होकर के 1% हो गया। तो ये जो फेज है जिसको हम लोग समझते हैं, इसी को कॉलोनियलिज्म कहते हैं, द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया टू बेनिफिटिंग लैंड। तो ये जो प्रोसेस है, इसको समझने का कई एंगल हो सकता है, बट मैं आपको एक अच्छा टेक्निकल वेज ऑफ प्रेजेंटेशन द कॉलोनियलिज्म एंड द नेशनलिज्म, उसको मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। काफ़ी अच्छा, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा ये बात कि जैसे 1857 के बाद जब ब्रिटिश संसद ने भारत पर सीधा शासन प्रारंभ किया था, तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम के बाद 1858, तो ब्रिटिश की पॉलिसी क्या थी और उसका इंपैक्ट इंडिया पर क्या था। तो ये समझिए कि ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारत में अपनी स्थिति को मजबूत करे। इसको बोलते हैं ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ कंसोलिडेशन। अपनी स्थिति को मजबूत करने का पूरा प्रयास कर रही है, तो दिस इज कॉल्ड ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ कंसोलिडेशन। ये ब्रिटिश संसद के शासन के साथ प्रारंभ होता है। इसके समानांतर 1858 के बाद भारत में राष्ट्रवादी चेतना, राइज ऑफ नेशनलिज्म, भी इसी डायमेंशन में हम लोग देखते हैं। राइज ऑफ नेशनलिज्म, जो राष्ट्रवाद की शुरुआत है या नेशनलिज्म, उसमें मेनी फैक्टर्स आर देयर फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म, बट एक सेंटेंस जो आपको ज्यादा क्लैरिटी देगा, और वो सेंटेंस है कि टूल्स एंड मैकेनिज्म यूज्ड बाय ब्रिटिश टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर इंडिया, सिमिलर टूल्स एंड मैकेनिज्म यूज्ड बाय इंडियंस टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल फ्रॉम इंडिया। यानी कि जिन उपकरणों की सहायता से ब्रिटिश ने भारत में उपनिवेशवाद को मजबूत किया, उसी उपकरण की सहायता से भारतीयों ने ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंका। और जाहिर है कि हम जब नेशनल मूवमेंट पढ़ते हैं, तो राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड देन नेशनल मूवमेंट कैटेगोरिकली इंटरलिंक्ड है ब्रिटिश पॉलिसी के साथ। जैसे जैसे ब्रिटिश कंट्रोल मैकेनिज्म स्ट्रांग होता है, वैसे वैसे नेशनलिज्म भी काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो हमने क्या बोला कि टूल्स एंड मैकेनिज्म यूज्ड बाय ब्रिटिश टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर इंडिया, सिमिलर टूल्स एंड मैकेनिज्म यूज्ड बाय इंडियंस टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल फ्रॉम इंडिया। एक कैटेगरिकल फैक्ट है, यानी कि ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ कंसोलिडेशन जो है, उसने भारत में राष्ट्रवाद को, नेशनलिज्म को काफी ज्यादा प्रमोट किया। ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ कंसोलिडेशन ने नेशनलिज्म को काफी प्रमोट किया। उसके बाद देखो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट हुआ
1885 में। तो उसके बाद नेशनलिज्म जो है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया। जो नेशनलिज्म है उसको एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म मिला और ऑल नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस they started expressing itself in the form of Indian national movement। तो जब इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट होता है तो ब्रिटिश ने भी अपनी पॉलिसी चेंज की, और ये पॉलिसी था द एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश टू गो फॉर डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल, एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश टू गो फॉर डिवाइड एंड रूल। कहने का मतलब कि नेशनलिज्म की शुरुआत के साथ ही इंडियन नेशनल मूवमेंट जब ये ट्रांसफॉर्म हुआ तो इंडियन नेशनल मूवमेंट ने ब्रिटिश को फोर्स किया कि यू गो फॉर द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। ठीक है, और इसी फेज में हम देखते हैं लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, जिन्होंने की पार्टीशन ऑफ बंगाल, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग, ये सारे फंडामेंटल प्रोग्राम लेकर के आई थी ब्रिटिश। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल का एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ब्रिटिश किस तरह से मुस्लिम कम्युनलिज्म को प्रमोट करने की कोशिश कर रही है, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। जब बंगाल को डिवाइड किया था वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल में, तो ईस्ट बंगाल के बारे में लॉर्ड कर्जन बोलता था कि सिंस द डेज ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद मुस्लिम्स आर फाइटिंग फॉर देयर ओन होमलैंड एंड इट इज द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्रिटिश टू प्रोवाइड देम। तो आप समझ सकते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद के जमाने से मुसलमान अपने एक पृथक क्षेत्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं और ये ब्रिटिश की जवाबदेही के उसे प्रदान करें। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पर एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स के थ्रू मुस्लिम कंसोलिडेशन की कोशिश की जा रही है, जो कलेक्टिव हिंदू नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को काउंटर कर सके। तो ये फंडामेंटल फीचर था। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के तुरंत बाद ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अडॉप्ट कर ली थी। उसके बाद इंडियाज वंडर बॉय मोहनदास करमचंद गांधी की एंट्री होती है 1915 में, और गांधी बाय हिज मिरेकुलस एक्टिविटीज, आप जानते हैं कि हिज टेक्निक ऑफ मास मोबिलाइजेशन वाज यूनिक इन द केस ऑफ द एनी फ्रीडम स्ट्रगल इन द वर्ल्ड, और शायद इस तरह का मेथड और एक्सपेरिमेंट दुनिया में और कहीं सोचा भी नहीं गया था। जब एज अ फिलोसोफर और एज अ लीडर गांधी ने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। 20 इयर्स का एक्सपीरियंस साउथ अफ्रीका में गांधी को है, और 20 साल के अनुभव के बाद जब गांधी उसे भारत में इम्प्लीमेंट करता है। देखो, गांधी इनबिल्ट कैरेक्टर है लीडरशिप का। ही वॉज ऑलवेज फर्म ऑन एनी इशू, अनकम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड एंड कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजी ऑफ पीपल, एंड ऑफ कोर्स ही वॉज अ फैंटास्टिक ओरेटर। तो ये सब जो कैरेक्टर है गांधी का, डेफिनेटली एनफ टू बिल्ड हिम एज अ वेरी पावरफुल लीडर। और गांधी ने साउथ अफ्रीका में ये प्रूव कर दिया था एज अ जर्नलिस्ट, एज अ प्रोपेगेंडिस्ट, एज अ फंड रेजर, एज एन ऑर्गेनाइजर, दैट हाउ मच लीडरशिप स्किल ही हैड। इतने सारे अनुभव के साथ जब गांधी यहाँ पर आता है, एंड देन ही मेड सो मेनी एक्सपेरिमेंट हियर। तो ये जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इसको इमीडिएटली मास मूवमेंट में ट्रांसफॉर्म कर दिया गांधी ने। आप जानते हैं कि गांधी जो कि स्ट्रगल, ट्रू स्ट्रगल मॉडल में बिलीव करता है, STS मॉडल बोलते हैं, जिसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो उसमें गांधी ने जो 3 मेजर मास मूवमेंट चलाए थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट, इस तीनों मास मूवमेंट का जो कैटेगरिकल आउटपुट है ना, उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। नाइनटीन 1920 ये फर्स्ट मास मूवमेंट गांधी ने चलाया था, जिसको हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बोलते हैं। और उसके बाद गांधी जो है वो कॉम्प्रोमाइज के मोड में, देखते हैं कि गांधी हैड अडॉप्टेड द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्रोमाइज, अडॉप्टेड द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्रोमाइज। जो ब्रिटिश है, गांधी ने मास मूवमेंट चलाया, तो ये जो मास मूवमेंट है इसको रिस्पॉन्ड कैसे करती है ब्रिटिश, ये देखिए। तो मास मूवमेंट को रिस्पॉन्ड करने का जो तरीका है ब्रिटिश का, कि वो गांधी के साथ हर एक मास मूवमेंट के बाद एक
जो बार्गेनिंग पावर है गांधी का, उससे ब्रिटिश को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए फोर्स कर रही है। तो फाइनली हियर द ब्रिटिश फॉलोड द पॉलिसी ऑफ कॉम्प्रोमाइज। और जब कॉलोनियल पावर कॉम्प्रोमाइज करने लगे तो सीधी बात है कि उसका कंट्रोल मैकेनिज्म वीक हो गया है। और कंट्रोल मैकेनिज्म वीक होते होते 1947 में ये कंट्रोल मैकेनिज्म जीरो हो गया। 1947 इट बिकेम जीरो। और फिर ये जो मास मूवमेंट है, इट लीड्स टू इंडिपेंडेंस। इट लीड्स टू इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो ग्राफ है इंडियन नेशनलिज्म का और ब्रिटिश कंट्रोल मैकेनिज्म का, ये काफी इफेक्टिव मैकेनिज्म है समझने के लिए कि 1858 के बाद नेशनल मूवमेंट का क्या डायरेक्शन होता है। तो आप देखते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के आने के बाद ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ कंसोलिडेशन आए। उसके बाद उसने नेशनलिज्म को डेफिनेटली प्रमोट किया। और जब नेशनलिज्म को एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म मिल गया 1885 में, तो धीरे धीरे नेशनलिज्म ट्रांसफॉर्म हो गई इंडियन नेशनल मूवमेंट में। तो ब्रिटिश पॉलिसी जो था दैट टर्न इनटू डिवाइड एंड रूल। और ये जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है वो काफी पावरफुल तरीके से ब्रिटिश ने इस्तेमाल किया यहाँ पर। और ब्रिटिश ने हिंदू मुस्लिम डिवाइड, उसके बाद कास्ट मूवमेंट वगैरह चला करके हिंदुओं में डिवीजन करने की कोशिश की। मगर गांधी के आने के बाद जो सबसे बड़ा डायमेंशनल चेंज आया इंडियन नेशनल मूवमेंट में, वो था उसका मास मूवमेंट। गांधी ने बखूबी हर एक मास को मोबिलाइज किया और इंटीग्रेट करके इंडियन नेशनल मूवमेंट में शामिल किया। पहली बार जब गांधी ने 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाई थी, उसके बाद उसने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाई एंड देन क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये मास मोबिलाइजेशन काफी इंटेंसिफाइड मूवमेंट हो गया था। और इसका परिणाम ये हुआ कि मास मूवमेंट फोर्स ब्रिटिश टू गो फॉर द कॉम्प्रोमाइज। हर एक बार जब ये मास मूवमेंट चलाती थी तो ब्रिटिश जो नेशनल मूवमेंट के स्ट्रेंथ को रियलाइज करते हुए एक बार्गेनिंग मोड में जो गांधी आ गया है, इसी कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि जब कॉलोनियल पावर कॉम्प्रोमाइज करने लगे, इसका मतलब उसका कंट्रोल मैकेनिज्म वीक हो गया है। एंड 1947 control mechanism had become zero, and therefore British had to leave India, and at the same time the India suits to its independence in 1947. स्टैंडर्ड टेक्स्ट में जब आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं नेशनल मूवमेंट पर, अब कॉमन किताब देख लीजिए जो आप लोग पढ़ते हैं बिपिन चंद्रा की, उसमें कई बार लिखा रहता है वॉर ऑफ पोजीशन। तो ये जो वर्ड है वॉर ऑफ पोजीशन, ये काफी बेहतरीन वर्ड है। और नहीं, नॉट पोजीशन ऑफ वॉर, it is war of position. War of position between what? War of position between the rising nationalism and the control mechanism of the British. The control mechanism of the British and the rising nationalism. इस दोनों के बीच में जो war हो रहा है to get the position, इसी को position of war बोलते हैं और war of position बोलते हैं। ये बिपिन चंद्र की किताब में काफी एक्टिवली दिखाई पड़ता है। तो war of position वर्ड को समझने के लिए इस ग्राफ को आप ठीक से समझ पाएंगे। और कब वॉर ऑफ पोजीशन इंडियंस के फेवर में आ गया, ये 1920 के बाद जब गांधी ने मास मूवमेंट स्टार्ट किया था, तो फिर वॉर ऑफ पोजीशन इंडियन के फेवर में आ गया था। और ब्रिटिश जो है उसका ग्राफ धीरे धीरे गोइंग डाउन, एंड 1947 इट हैड बिकम जीरो। सो दोज हु सेड व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी इन द नेशनल मूवमेंट, ब्रॉडर हॉरिजन को समझने के लिए ये जो फैक्ट एंड फिगर्स है, ये आपको काफी हेल्प करता है कि यहां से जो टिल्ट आना स्टार्ट हुआ, उसका जो फादरली फिगर है वो मोहनदास करमचंद गांधी है। तो जो लोग गांधी को समझने की कोशिश करते हैं, उनके इसी मॉडल को समझना चाहिए कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में उन्होंने स्ट्रगल स्टार्ट किया, उसके बाद ब्रेक लिया, उसके बाद फिर स्ट्रगल स्टार्ट किया, फिर ब्रेक लिया और फिर स्ट्रगल स्टार्ट किया। इसको हम लोग STS मॉडल बोलते हैं, स्ट्रगल, ट्रूस और स्ट्रगल मॉडल, संघर्ष विराम संघर्ष। और यही रीजन था कि गांधी की जो टेक्निक ऑफ मास मोबिलाइजेशन है, गांधी जो इन बिटवीन टू मूवमेंट्स, वो जो कंजर्वेटिव, वो जो कंस्ट्रक्टिव वर्क करता है, और जो सेक्शन अभी तक
इंडियन नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था, गांधी उसको अपने प्रोग्राम से, मास कॉन्टेक्ट प्रोग्राम से नेशनल मूवमेंट में शामिल करता है ताकि इंडियन नेशनलिज्म का मास बेस काफ़ी बेहतर तरीके से प्रेजेंट हो पाए। तो ये फॉर्मूला हम लोग समझते हैं कि STS मॉडल ऑफ गांधी, इसी को कहा जाता है। तो ये इस तरीके से अगर आप नेशनल मूवमेंट को पढ़ते हैं और थोड़ा अच्छी समझदारी दिखाते हैं इसमें और कमांड रखते हैं अपने चैप्टर्स के अरेंजमेंट में, तो ये ग्राफ आपको बहुत ज़्यादा काम देगा। तो कैसे इतने बड़े सिलेबस को बहुत ही छोटे से मॉडल में आप कंप्रेस कर सकते हैं? ऑब्जेक्टिव तो यही है कि कितना बेहतरीन परफॉर्म करें मेंस में। तो ये सब आपको अच्छे से हेल्प करेगा। तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव गॉट दिस थिंग एंड वी विल ब्रिंग मोर वीडियोज फॉर यू, some important episodes of the national movement in a more tricky format. So that's all. Thank you so much.